सगीर कहता है कि मुझे आखिरी लम्हा वो याद था कि जब उस दोशीज़ा ने, उस हसीनो जमील लड़की ने फिर से मुझे सिगरेट पिलाया था तो मेरा दिमाग चकराना शुरू हो गया था, जैसे मैं मदहोशी की तरफ जा रहा हूं और उसने फिर से मुझे उस बड़े से सूटकेस के अंदर बंद कर दिया था। मेरे कानों ने एक आवाज को सुना, उठिए हजूर, और कितनी देर सोएंगे आप। जैसे ही ये फिक्रा मेरे दिमाग ने सुना तो मैंने आंखें खोल दी, और मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मैं अपनी जगह पे वहीं पे बैठा हुआ था जहां ट्रेन में इस डब्बे में दाखिल होते ही मैं आकर बैठा था। और वो दोशीज़ा इस अंदाज में मेरे चेहरे के करीब थी, झुकी हुई थी, जैसे मेरे कानों में सरगोशी करके इंतहाई प्यार से और नरम लहजे में कह रही थी, हजूर उठिए, और कितनी देर सोएंगे आप। और मैं बेदार सा हो गया, और तभी मैंने हिलने की कोशिश की तो मैंने देखा मेरा वजूद हिल पा रहा है। ये क्या मैं होश में आ चुका हूं? वो क्या था? ये कौन है? अब मेरे हाथ पांव हरकत कर रहे थे। फौरी तौर पे मैंने उस सामने जो मेरे वजूद के बिल्कुल करीब थी उस दोशीज़ा को देखा। वो तो बहुत हसीन और जमील थी, उसके बाल बहुत खूबसूरत थे। और मैंने उस सूटकेस की तरफ देखा, वो सूटकेस मेरा भी वहीं पे मौजूद था, उसका भी वहीं पे मौजूद था। तो जो आके बैठा था, जिसने मुझे खाना खिलाया था, जिसने मुझे सिगरेट पिलाई थी, वो कहां गया? वो क्यों नहीं है? और तभी मैं एकदम से चौंका और सामने खड़ी दोशीज़ा को देखा तो उसका चेहरा बहुत हद तक उससे मिलता जुलता था। और मैं इन बातों को याद ही कर रहा था कि फिर से उसने अपनी उसी सुरीली आवाज में कहा, अब आप जाग चुके हैं। तभी मुझे लगा ये तो उसी की आवाज है जो मेरे सामने कैप पहन के बैठा था, जिसने टू पीस पहन रखा था और सामने आके बैठा था और टिफिन खोला था और उसमें खाना खिला के सिगरेट पिलाई थी। अब जब मैंने इसके वजूद को देखा तो इसने एक ऐसा लिबास पहन रखा था जैसे एक दुल्हन ने लिबास पहन रखा होता है, एक भारी भरकम भड़कीला सा लिबास, और उसके ऊपर उसने गले के अंदर जेवरात पहन रखे थे। बाल बहुत ही हसीनो जमील और सिल्की उसके बाल थे जो उसके कंधों पे लहरा रहे थे। उसके बाजू में गहने ही गहने थे। वो एक नई नवेली दुल्हन नजर आ रही थी। हां, उसकी आवाज को मैंने पहचान लिया था। ये वही था जो मर्द की आवाज में बैठा था और जिसको मैंने देखते ही कहा था कितना अल्लाह ने अता किया, लेकिन एक आवाज कैसी औरतों की तरह है। अब मैं समझा था कि वो असल में एक औरत ही था जिसने एक मर्द का रूप धार रखा था। मैंने उसे अपने करीब ऐसे खड़े हुए देखा तो मुझसे बोली, मोहन, आप मुझे इतना क्यों घूर रहे हैं? मैं एकदम से चौंका और मैंने इधर उधर देखा कि ये किससे मुखातिब है, और मैंने उसे कहा, मोहन? कौन मोहन? तो वो बोली, आप मोहन, आप अपना नाम क्या भूल गए हैं? क्या आपकी यादाश्त काम नहीं कर रही? मुझे सब कुछ याद था, मेरी यादाश्त कहीं नहीं गई थी। और मैं एकदम से चौंका और उसको देखना शुरू हुआ कि ये क्या कहना चाह रही है। तो मेरे सामने बैठ सी गई और मुझसे बोली, मैं हूं, पहचानिए मोहन, मैं आपकी पत्नी देविया। मैं एकदम से हैरान सा हो गया और एकदम से परेशान सा हो गया कि मुझसे क्या कहना चाह रही है। कौन देविया, कौन मोहन, ये क्या माजरा है? मैं कहां फंस गया हूं? कई सवालात मेरे दिमाग में उलझे हुए थे। मैंने उससे कहा, मैं मोहन नहीं हूं, मेरा नाम सगीर है। मैं किसी देविया को नहीं जानता। 1 साल पहले मेरी शादी हुई है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। मैं एक जगह पे पढ़ाता हूं। मेरी यादाश्त काम कर रही है। आप कौन हैं और क्यों मुझे मोहन कह रही हैं? उसने मुझे कहा, मोहन, लगता है आपको सब कुछ भूल गया है। रुकिए, बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब देना बहुत जरूरी है। पहले मैं आपको आपके कुछ सवालों की जवाब दूंगी, फिर उसके बाद आप जो सवाल करना चाहें। मैंने कहा, कैसे सवाल?
हां, मेरा दिमाग उलझ रहा है। मुझे बहुत कुछ याद है लेकिन बहुत से सवाल हैं। यहां पे कौन बैठा था? एक मर्द था, उसकी जगह एक औरत ने ले ली। उसका सूटकेस पड़ा है, तुम वहां पे सामने हो। मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो मुस्कुराई और बोली, मैं आपकी उलझन को हल कर देती हूं, क्योंकि आप मोहन हैं और शायद आपकी याददाश्त खो सी गई है। मैं आपकी याददाश्त को क्लियर कर देती हूं। मैंने कहा, रुके, एक जुमला पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप मुझे मोहन क्यों कह रही हैं? मेरा नाम तो सगीर है, मैं मोहन नहीं हूं। तो वो बोली, आइए मेरे साथ। उसने अपना नर्मो नाजुक हाथ मेरे हाथ पे रखा और उसने इतनी जोर से मेरे हाथ को पकड़ा जैसे वो खींच के मुझे लेके जाना चाहती हो, और वो मुझे लेके सीधा वॉशरूम की तरफ गई। वॉशरूम के अंदर लगा हुआ एक अकलौता शीशा था, उसके सामने उसने लाके मुझे खड़ा कर दिया। और जैसे ही मैंने शीशे में अपने आप को देखा तो मेरे मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि मैं सगीर शीशे के सामने था, लेकिन मैं जिसको देख रहा था वो सगीर नहीं, वाकई शायद कोई मोहन था। हाँ, उसके चेहरे की बड़ी बड़ी मूंछें थीं और मैं क्लीन शेव था। उसने बाल इस अंदाज के बना रखे थे जैसे हिंदू धर्म में बाल बनाए जाते हैं। एक चोटी सी होती है, ऊपर सर गंजा सा होता है। मेरा सर गंजा सा था और पीछे एक चोटी सी बनी हुई थी। बड़ी बड़ी मूंछें थी और मैं अपने लिबास को अभी तक जो देख ही नहीं सका था, दिमाग इतनी बातों में उलझा हुआ था। और तभी मैंने अपने लिबास की तरफ देखा तो मैंने एक ऐसा लिबास पहन रखा था जैसे उस वक्त के नवाब लिबास पहनते थे। एक शाही खानदान के लोग, नवाब जो होते थे, एक शाही तो नहीं, जो एक नवाब बेहतरीन लिबास पहनते थे, मेरे वजूद पे एक बेहतरीन लिबास था। और मेरी बड़ी बड़ी एक मूंछें थीं। मेरा पूरा हुलिया बदल चुका था और मैं उसको देख के चौंका और वो एकदम से मुस्कुराई कि ये मैं कौन हूं? मुझे तो अपना सब कुछ याद था। अपना सगीर नाम याद था, अपना ट्रेन में बैठना याद था, उस बंदे से मिलना, खाना खाना, सिगरेट पीना, सब कुछ याद था। तो मैं बदल कैसे गया हूं? तो मैं एकदम से रोने वाले अंदाज में उसकी तरफ देख के बोला, ये मैं नहीं हूं, सगीर कहां है? तो उसने कहा, आओ मेरे साथ। वो मुझे लेके आई और जैसे ही हम डब्बे पे उसी जगह पे पहुंचे जहां पे हम दोनों बैठे हुए थे, तो उसने जाते ही वहां पे वो जो अटैची केस था वो खोल दिया। और जैसे ही उसने खोला तो मैंने देखा मेरा ही वजूद उसी शक्ल सूरत के साथ, उसी लिबास के साथ, उसी ही बड़े से सूटकेस में पड़ा हुआ है। ये तो मैं था, उसी लिबास में जिस लिबास में मैं ट्रेन में दाखिल हुआ था। क्लीन शेव सगीर, वही क्लीन शेव सगीर उसी डब्बे के उसी बड़े से बॉक्स में पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से जाके अपने वजूद को हाथ लगाया तो मेरा वजूद ठंडा यख पड़ा था। मैं एकदम से चौंका और एकदम से डर के खड़ा हो गया। उससे पूछा, ये क्या है? मैं सगीर हूं, सगीर ये पड़ा है, ये मैं पागल हो जाऊंगा। वो बोली, घबराइए मत, आइए बैठिए। मैं अब समझा कि कई सवालात क्या हो सकते हैं। मेरा दिमाग तो फटने वाला हो गया था। मेरा हुलिया बदल चुका था, मेरी शक्ल बदल चुकी थी। मैं एक नवाब नजर आ रहा था, लेकिन लहजा वही था, आवाज वही थी। सिर्फ एक चीज मेरी वही थी पुरानी, आवाज और लहजा। बाकी सब कुछ बदल गया था, शक्ल भी, बाल भी, हेयर स्टाइल भी, कपड़े भी। मैं वो नहीं था, मैं तो उस सूटकेस में पड़ा था, ठंडा या। वो बोली, अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूं, फिर आपके साथ एक मुआयदा करना है। उस मुआयदे के बदले जो आप मुझसे मांगेंगे मैं आपको देने को तैयार हूंगी। अब मेरे पास सिवाय सुनने के कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप को उस बॉक्स में देख चुका था और मुझे अपना वजूद चाहिए था, क्योंकि इस वजूद के साथ तो मुझे कोई भी नहीं पहचान सकता था, ना मेरी बीवी जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता था। वो सामने बैठ गई, कुछ देर खामोश रही और उसके बाद देविया, जिसको मैंने देखा, जो एक बिल्कुल दुल्हन के लिबास में दुल्हन बन के बैठी थी, इंतहाई हसीन और जमील दुल्हन, वो बोलना शुरू हुई। मेरा नाम देविया है, असल नाम शायद कुछ और है, लेकिन इस वक्त मैं देविया हूं। मैं एक फलां गांव के अंदर पैदा हुई।
मैं एक ऐसे घराने के अंदर आंख खोल चुकी थी जो एक अमीर घराना था। उस वक्त के रीति राज के हिसाब से हम एक बहुत ही अमीर घर के लोग थे। मेरे 4 भाई थे और सिर्फ अकलौती मैं उनकी लाडली बहन थी। जिस जगह पे हमारे घर बने हुए थे वहीं पे करीब करीब और भी हमारी तरह की 2 बड़ी हवेलियां थीं। एक हवेली जहां पे उस वक्त का वो शख्स रहता था जो सबसे ज्यादा ताकतवर था और उसका एक ही अकलौता बेटा था जिसका नाम था किशन कुमार। और दूसरी हवेली जहां एक और उसी वक्त का एक अमीर कबीर शख्स रहता था जिसका नाम था कार्तिक। कार्तिक का बाप वहां पे रहता था। कार्तिक उसका बेटा था और किशन कुमार भी बेटा था। उन दोनों के वालिदैन भी अमीरो कबीर थे। उस गांव में रहते हुए कब मैं जवान हुई, कब बड़ी हुई कि मेरी सहेलियां हर वक्त मेरे साथ होती। मेरा आना जाना किशन कुमार के घर में भी था और कार्तिक के घर में भी था, क्योंकि हमारी तरह ये दोनों भी बड़े बड़े घराने थे, बड़ी बड़ी हवेलियां थी, नौकर चाकर इनके यहां भी थे। वहीं पे एक दफा मेला लगा, लेकिन अभी तक मेरी घरों में जिस तरह आना जाना था इस तरह नहीं था कि उन लड़कों के साथ मेरा जो किशन कुमार था वो मेरी नज़रों के सामने इस अंदाज में नहीं आया था कि जब मैंने पहली दफ़ा उसको एक मेले के अंदर देखा। वहां पे मुकाबला हो रहा था हथियारों का। लोगों ने अपने अपने हथियार अपने साथ पकड़े हुए थे और मुकाबला कर रहे थे। वहीं पे एक नौजवान को जब मैंने लड़ते हुए देखा तो इस अंदाज में लड़ते हुए देखा कि मैं अपना दिल हार बैठी। जैसे उसका चौड़ा सीना था, जैसे उसके बाजू थे और जिस तरह वो तलवार जनी कर रहा था, जिस तरह वो लड़ रहा था, उसने सबको पिछाड़ के रख दिया। सब उसके आगे हार गए। और मेरी सहेलियां हैरान ये थी कि मैंने जब तक वो मुकाबला ख़त्म नहीं हुआ मैं मुस्तकिल बैठ के सारा वो देखती रही। और सब जब उसको मुबारकबादें दे रहे थे तो मैं भी अकेला पाके उसके करीब गई। मेरी सहेलियां दूर खड़ी थी और मैंने उसे जाके कहा, मुबारक हो, क्या खूब आपने सबको पिछाड़ा है। हमसे रहा ना गया, हमने सोचा आपको मुबारकबाद ही दे दें। तो वो मेरी आंखों की शोखी, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट को देख के जैसे पहचान सा गया और बोला, आपने अगर मुबारकबाद दी है तो हम इसको दिल से कबूल करते हैं, लेकिन आपकी आंखों की शोखी बताती है कि मुबारकबाद बहुत ही दिल से दी गई है। मैं मुस्कुराई और कहा, हाँ समझो दिल से ही दी है। और मेरा लहजा ऐसे था कि वो भी मुस्कुरा पड़ा और मैं शर्माती हुई भाग के अपनी सहेलियों के पास पहुंच गई। ये मेरी पहली मुलाकात थी किशन कुमार के साथ। घरों में जो जाना था इस तरह नहीं था कि रोज आना जाना था, कभी कभार हम चले जाते थे, लेकिन उस लड़के से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। लड़कियां थीं, मेरी सहेलियां थीं, हमारा घूमना फिरना आना जाना इस अंदाज का था कि दीवारों के साथ दीवार तो नहीं थी, हवेलियां दूर दूर थीं, तो कभी कभी आना जाना होता था, लेकिन यह पता था ये एक फलां की हवेली है, ये फलां की हवेली है। वहीं से मेरा और किशन कुमार का मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ। अब मैं बाकायदा उस हवेली में जाती, मेरे वालिदैन जानते थे एक दूसरे को, उनका मिलना मिलाना था। मैं अपनी सहेलियों के साथ फिरती थी, लेकिन अब जब मैं जाना शुरू हुई तो मेरे लिए रोक टोक थी नहीं, जानते थे मुझे सारे। मैं वहां पे जाती और अगर वहां पे अकेला मुझे किशन कुमार मिल जाता तो मैं उसके साथ ढेर सारी बातें करती और हम प्रोग्राम बनाते, हम बाहर निकल आते, घूमते फिरते। लेकिन जब आप मोहब्बत करते हैं और सच्ची मोहब्बत होती है तो आपकी नजर, आपकी मोहब्बत छुप नहीं सकती। ऐसा ही हुआ। कुछ अरसे के बाद वो बातें इधर उधर फैलना शुरू हो गई। मैंने उसका नाम राजकुमार रखा था। मैं किशन कुमार को कहती, तू मेरा किशन, तो मेरे राजकुमार हो। और जब हमारी मोहब्बत इस हद तक फैली कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, लेकिन राजकुमार के अंदर एक कमाल बात थी। जैसे उसको मैंने लड़ते हुए देखा था, जैसे उसके बाजू में फुर्तीलीपन था, जैसे उसके अंदर ताकत थी, जैसे उसका चौड़ा सीना था, वैसे ही वो शर्मो हया का पैकर था। कभी उसने मुझे छुआ नहीं था। कई मौके हमारी दोनों की जिंदगी में ऐसे आए कि हम एक दूसरे के करीब हो सकते थे, लेकिन वो कहता, जब तुम मेरी बीवी बन के, दुल्हन बन के मेरे घर आओगी, उस दिन मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा। मुझसे सच्चा प्यार करता था।
अब मैं उससे कहती, राजकुमार, हमारी रीत प्रीत ये है कि हम जिस धर्म से हैं ये रिश्तेदारों में शादी नहीं करते, और मुझे पता लगा है कि हमारे वालिदैन आपस में रिश्तेदार हैं, हमारी तो शादी नहीं हो सकती, हम क्या करेंगे? हम मोहब्बत तो कर बैठे हैं, हम तो एक दूसरे के बगैर अब जी नहीं सकते, तो शादी कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे दीन धर्म के हवाले से जो हमारे रीत प्रीत है उसके हवाले से रिश्तेदारों में नहीं हो सकती, गैरों में शादी होती है। मैं क्या करूंगी? तो राजकुमार कहता, हाँ मैं भी इसी के लिए परेशान हूं, जैसे वक्त आएगा मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, परेशान मत हो। और तभी एक दिन शाम को मैं उससे मिलके घर की तरफ वापस जा रही थी कि मेरे रास्ते में कार्तिक आया। कार्तिक ने मेरा रास्ता रोका, मैं दूसरी तरफ से जाने लगी, वो भाग के दूसरी तरफ आ गया और मैंने कहा, रास्ता रोको? क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो? हटो आगे से। तो वो बोला, अच्छा हटें आगे? तुम किशन कुमार के साथ मिलती हो, उससे मोहब्बतों की पींगे बढ़ा रखी हैं, सारे जहां को पता लग गया और हम सिर्फ रास्ते में आके खड़ा हो गए तो बुरा लगना शुरू हो गया। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? कह रही है, वही जो तुम सुनना चाह रही हो, तुम्हारी मोहब्बत के चर्चे तो हर जगह पे हैं, क्या कमी है हमारे अंदर? देखो तो सही, उसी तरह हम जवान हैं, उसी तरह हम खूबसूरत हैं, उसी तरह हमारा भी महल है, हमारे भी बाजू उसी तरह जोर रखते हैं, किसी चीज की कमी नहीं, तो वो क्यों, हम क्यों नहीं? उसकी आंखों में खबासत थी, उसकी आंखों में शैतानियत थी। एक लड़की किसी की आंखों की शैतानियत को पहचान जाती है, और मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, हटो मेरे आंखें से। और वो गुस्से से बोला, अगर ना हटा तो मैं इससे पहले कि उसको पीछे हटाती, मेरे मुंह से फौरन निकला, तो मेरे भाई हो ना, तो भाई अपनी बहनों की तो इज्जत करते हैं, तुम अपनी बहन के साथ ये सलूक करोगे? तो वो कहका लगा के जोर से हंसा और बोला, अच्छा अब हम भाई बन गए, तो देख भाई फिर तेरे साथ क्या करता है। वो उसी शैतानी तरीके से आगे बढ़ने लगा कि उसी वक्त साइड पे किसी के खांसने की आवाज आई, कोई शायद सामने से आ रहा था और वो खांसा था, तो एकदम जल्दी से बोला, मिलूंगा तो सही, अब तो मेरी जिद बन गई है, तुझे तो मैं हासिल करके रहूंगा। और वो वहां से चला गया। मैं परेशान हो गई, ये क्या हो गया? क्योंकि मुझे बता के गया था कि मुझ पे काफी अरसे से नजर रखे हुए है उसने, और मुझे उसके साथ बैठते उठते मिलते सब कुछ वो देख चुका है। अब मेरे लिए परेशानी यह थी, किसी वक्त भी मेरे वालिदैन मेरी कहीं पे शादी तय कर सकते थे। और ऐसा ही हुआ। बाहर से आया हुआ एक नौजवान जो इंतहाई पढ़ा लिखा था, वो इसी गांव में आया, और मेरे वालिदैन जो उसके वालिदैन के साथ दोस्ती रखते थे, उसके वालिदैन बाहर चले गए थे, उन्होंने बैठ के रिश्ते की बात की और यूं उस लड़के ने रिश्ते को कबूल कर लिया। मैंने उसको देखा नहीं था, जब मुझे बताया गया तो मेरी तो आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मैं अपने प्यार, अपने मोहब्बत को, किशन कुमार को कैसे छोड़ सकती थी, और मेरी उसके साथ शादी की बातें कर रही थी। और वो मेरे वालिदैन से बोला कि मुझे मैंने वापस जाना है तो मैं शादी करके इसको साथ लेके जाऊंगा। अब क्योंकि जहां वो ठहरा हुआ था तो मुझे पता लगा वो उसी कार्तिक के घर में ठहरा हुआ है। कार्तिक के बाप के साथ भी उसके बाप का बहुत दोस्ती थी, और मेरे वालिदैन के साथ भी उसकी दोस्ती थी। यूं मेरे वालिदैन ने उसके रिश्ते की बात की और रिश्ता तय हो गया। मेरी आंखों से आंसू, रोना धोना ही इतना था, मैं उसको एक दफा सिर्फ झलक देख सकी। हाँ, वो एक ठीक शक्ल सूरत का मालिक था। अगर मैं रो ना रही होती, मेरे ऊपर मेरा जनून, मेरा इश्क सवार ना होता, तो वो वाकई बहुत हसीन और जमील था। लेकिन इस वक्त मेरे लिए तो कुछ भी था, तो वो किशन कुमार था, राजकुमार, मेरा राजकुमार। मैं रोती रही। राजकुमार से आखिरी दफा मिली, उसको गिड़गिड़ा के कहा, राजकुमार यही वक्त है, कुछ करो, वरना मेरे वालिदैन मेरी शादी कहीं और कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। तुमने कुछ ना किया तो मैं किसी और की हो जाऊंगी, और अगर मैं किसी और की हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरे आंसू थे कि रुकते ना थे, कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरे वालिदैन ने एक भी बात नहीं सुनी थी। मैं भी शर्मो हया की पैकर थी, वालिदैन को खुल के नहीं कह सकती थी कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। हमारे रीत प्रीत में ऐसा नहीं है कि लड़की उठ के इस तरह इनकार कर दे। हाँ, मैंने दबे लफ्ज़ों में उनको समझा दिया था, और जितना मैं रोए जा रही थी, मेरा रोना इस बात की दलील था कि मुझे ये शादी कबूल नहीं है। और मेरे वालिदैन ये समझ बैठे, एक लड़की माँ बाप को छोड़ते हुए जिस तरह रोती है, तो ये शायद वैसे रो रही है, लेकिन मेरा रोना हकीकत में था। और यूं
मुझे बता दिया गया फलां तारीख को मुझे ब्याह के उसी हवेली में जाना है जो कार्तिक की बाप की हवेली है, और वहीं मैं 2-3 दिन गुजार के अपने शौहर के साथ वो फिर मुझे कुछ अरसे के बाद लेके बाहर मुल्क चला जाएगा। और मेरे वालिदैन ने जब ये आखिरी खबर मुझे सुनाई कि अब फलां तारीख, जिसमें सिर्फ 2 दिन रह गए थे मेरी रुखसती में, और मैं बेइंतहा परेशान थी कि किसी तरह राजकुमार से मेरा राब्ता हो जाए। मैंने जैसे कैसे राजकुमार को पैगाम भी पहुंचा दिया, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ना आ सका। उसने कहा मैं कुछ कर रहा हूं, और वो दिन आ पहुंचा जब मैं दुल्हन बनी बैठी थी, और आज मुझे वो शख्स जो मेरा शौहर बनने जा रहा था मुझे लेने आने वाला था।